हेलो एवरीवन। मैं अंकुश और गौरव दिल्ली कंसल्टिंग कंपनी से। आज हम डिस्कस करेंगे बजट में डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में जो नए इनकम टैक्स चेंज स्लैब में चेंजेस आए हैं उनके बारे में। हाय गौरव, कैसे हैं? Hi Ankush, I'm fine. सो बिफोर वी जंप ऑन टू द बजट, मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपका इस बजट में पे व्यू क्या है? मेरा इस बजट में व्यू न्यूट्रल है। एक्चुअली बजट में ज़्यादा कोई लोक लुभावन या कोई पब्लिक अनाउंसमेंट्स नहीं हुई है। सो बेसिकली इट्स रेगुलर बजट जैसा हम देखते हैं अभी तक 5 सालों से, जब से निर्मला सीतारमन जी ने जब से फाइनेंस मिनिस्टर संभाली है, तो इसी तरह का बजट देखने को मिला है। तो ज़्यादा पॉपुलस बजट नहीं है और फोकस ऑन इंडस्ट्री एंड ग्रोथ, ये मेन मोटो रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि आम आदमी को बहुत निराशा हुई है इससे, क्योंकि आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। या तो आपने बहुत सुपर रिच को कुछ दिया है, या जो बहुत लोअर क्लास है उनको दिया है। तो जो बीच का जो वर्ग है और बीच का जो क्लास है, उसके लिए थोड़ी निराशा है। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजिम, जो डायरेक्ट टैक्सेस में मेन चेंजेस आए हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में, न्यू टैक्स रिजिम में काफी सारे न्यू चेंजेस हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से वो हमें बेनिफिशियल है, नहीं है, और क्या गवर्नमेंट क्या चाहती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रिबेट से कम की जाए और लोग डायरेक्ट सिंप्लीफाइड टैक्स रिजिम में आए, जहां उनको कोई डिडक्शन कुछ क्लेम नहीं करेंगे, बट हायर हायर एग्जम्पशंस इन बेसिक लिमिट्स एंड ऑल। सो उस तरह की चीजें दी गई है बजट में। मेरी तो उसी के बारे में हम डिस्कस करें। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट में पैसा आए, कंजम्पशन हो, सेविंग्स बहुत करवा ली। ये मेरा व्यू बन के आ रहा है। बाकी आगे जाके हम डिटेल में समझेंगे। गौरव, कैन यू प्लीज गो अहेड एंड शेयर योर प्रेजेंटेशन? या श्योर। हेलो अंकुश। यस सो प्लीज। मैं डायरेक्टली जो चेंजेस आए न्यू टैक्स रिजिम में उस पर जाना चाहूंगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स गो। So the new tax regime is applicable for assessment year 24-25 और फाइनेंशियल ईयर 23-24। इट मींस कि जो नेक्स्ट ईयर जो हमारी इनकम होगी उसके लिए एप्लीकेबल है। तो इनकम टैक्स जो स्लैब है वो 0 से 3 लाख 0% टैक्स, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, और 12 लाख से 15 लाख 20%, एंड 15 लाख से ऊपर 30%। तो इस तरह से नई स्लैब्स इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये सेक्शन कवर होता है 115 BAC। अभी न्यू रिजिम में जो पहले हमें रिबेट मिलती थी 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता था। हाँ, जिनकी इनकम 5 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं लगता था, वो रिबेट बढ़ा के 7 लाख कर दी गई है। तो अप टू 7 लाख देर इज नो टैक्स। ओके। सो एक बात बताइए गौरव, ऊपर जैसे आपकी टेबल में लिखा है 5% तक, 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स है, नीचे आप बता रहे हैं कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। थोड़ा ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। कैन यू हाँ, एक्सप्लेन दिस? या श्योर, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सो 3 लाख तक, तो अंकुश मैं आपको बताना चाहूंगा कि 0 से 3 लाख की बेसिक टैक्स स्लैब है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और 3 लाख से 6 लाख 5% है, 6 लाख से 9 लाख 10%। तो ये टैक्स स्लैब दी गई है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एडिशनल रिबेट जो दे रही है, जो पहले भी देती आ रही है, वो पहले लिमिट थी 5 लाख। हम्म। मतलब जिनकी इनकम 7 लाख तक है, हम्म। तो जिनकी इनकम 7 लाख तक है उनको रिबेट मिलेगा। जो भी टैक्स बन रहा है वो जीरो हो जाएगा आपका। लेकिन 7 लाख से अगर 1 रुपया भी ऊपर हो गया तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा स्लैब के हिसाब से। तो स्लैब अच्छा। में चेंजेस नहीं है, एडिशनल रिबेट दी गई है। जो टैक्स पे जो लोअर टैक्स स्लैब में है, जो लोअर टैक्स लाइक 7 लाख से जिनकी इनकम कम है, तो उनके लिए ये किया गया है। अंडरस्टूड। तो ये बेनिफिट सबको नहीं मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा जिनकी इनकम 7 लाख से कम है। ओके। सो गौरव, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज आया है क्या? नहीं, ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई चेंज नहीं है। देर इज नो चेंज इन ओल्ड टैक्स रिजिम। जो प्रीवियस स्लैब्स थे वो कंटिन्यूड है? यस, वो कंटिन्यू है। तो इसमें एक और खास बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर लिया इन एनी फाइनेंशियल ईयर, तो उसके बाद आप दोबारा ओल्ड रिजिम में नहीं जा सकते हैं इन एनी फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपका फॉर एवर न्यू टैक्स रिजिम में ही आपका टैक्स एप्लीकेबल होगा। आपका ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा। वो बेसिकली सो इरिवर्सिबल है। एक बार आप घुस गए यस, तो वापसी नहीं है। यस, इट इज फॉर लाइफ देन। इट इज फॉर लाइफ। सो एक बार आपने ऑप्ट किया, तो ये आपका हमेशा के लिए ये टैक्स रिजिम आपको यूज करना पड़ेगा। सो गौरव, मेरा एक और क्वेश्चन है। आपका क्या लगता है गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है? आपको लगता है गवर्नमेंट आगे जाके ओल्ड टैक्स रिजीम को डिसकंटिन्यू करेगी?
गवर्नमेंट का यही व्यू है कि आगे जाके एक ही टैक्स रिजिम रहे, न्यू टैक्स रिजिम, और कम से कम बेनिफिट दिए जाए, लोग कम से कम सेविंग करें और ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें। तो गवर्नमेंट का ये है कि जितना लोग खर्चा करेंगे उतनी इकोनॉमी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। तो सो ये माइंडसेट से गवर्नमेंट देखिए, काम करती है। आप और मैं दोनों पिछले 10-10 साल से जॉब कर रहे हैं। हमने इतना सारा, हमारा जो भी सेविंग्स हुआ है उसमें मेजोरिटी ऑफ सेविंग आता है टू सेव टैक्स। सो गवर्नमेंट ने करेक्ट, ये करेक्ट, इंसेंटिव ही खत्म कर दिया सेविंग का। मतलब दिस इज अ वेरी वेरी एग्रेसिव अप्रोच फॉर ए कंट्री लाइक अस। दैट्स माय व्यू। करेक्ट, दैट्स माय पर्सनल व्यू एंड यस, आई एम नॉट appreciating this move। आज से 10 साल बाद मे बी करेक्ट, when we are आज से दो when we are a 10 trillion economy or maybe a 5 trillion economy, तब ये सब व्यू बन के आता है। जैसे चाइना में रिच क्लास काफी बढ़ गया है, तो वो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी बन चुके हैं काफी, है ना। बट इंडिया के करेक्ट, लिए करेक्ट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को तो यही लगता है कि इट्स टू एग्रेसिव। हाउएवर, आगे बढ़ते हैं। अपने व्यूज हम बीच बीच में शेयर करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस पे कोई बजट नहीं है खास। ये सब बहुत मतलब डिस्करेजिंग है। यस, यस, यस। यही तो आगे हमारा बढ़ते हैं थोड़ा वीडियो, इसकी। हमारा बेसिकली ये वीडियो बनाने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है दैट वी शेयर आवर थॉट्स आल्सो। करेक्ट, we करेक्ट, just don't want to read यस, we just don't want to read the changes in budget, we want to share our insights also। चलिए करेक्ट, आगे बढ़ते करेक्ट, हैं। यस। सो न्यू टैक्स रिजिम, इट इज अ बेनिफिट और अ ट्रैप। तो सो ये ये जो पिक्चर मैं लुभा आपको रहे दिखा हैं। रहा हूँ, एग्जैक्टली यही गवर्नमेंट कर रही है कि आपको न्यू टैक्स रिजिम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा रही है। तो टैक्स पेयर बेसिकली को दे ट्रैप आर करने का एक अट्रैक्टिंग तरीका है। अट्रैक्टिंग यू, लुभा रहे हैं और ट्रैप कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये ट्रैप है। यस, यस, इट इज अ ट्रैप कि आपने एक बार आपने न्यू टैक्स रिजिम में, क्योंकि अगर आपका इनिशियल आप जो इनिशियल जो लोग जॉब में आए हैं इनिशियली, तो उनकी इनकम इतनी नहीं रहती है, उनकी इनकम कम रहती है, तो उनको लगेगा कोई टैक्स नहीं करना, कोई सेविंग नहीं करनी। तो उस चक्कर में वो लोग नया टैक्स रिजिम ऑप्ट कर सकते हैं, कर लेंगे, देख के कि कोई टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन बाद में जब उनकी सैलरी बढ़ेगी, आज से 2-3 साल 4 साल बाद, तब उनको बहुत ज्यादा टैक्स बर्डन आएगा, क्योंकि उसके बाद वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, टैक्स सेविंग की अब खत्म हो जाएंगे। ये हम सिनेरियोज के थ्रू समझेंगे। ये सब मेरे माइंड में क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा आगे जाके। सो ये एक तरह से ट्रैप ही हम बोलेंगे न्यू टैक्स रिजिम को। ओके। तो टैक्स पेयर को किस तरह से फंसाया जाए। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको सरेंडर करने पड़ेंगे न्यू टैक्स रिजिम में, जो आपको नहीं मिलेंगे। हमने यहाँ थोड़े इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पशन लिए हैं। तो मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि न्यू टैक्स रिजिम में कौन कौन से बेनिफिट आपको सरेंडर करने पड़ेंगे, जो आपको बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। हम्म। तो मैंने मैक्सिमम बेनिफिट्स कवर किए हैं। तो आप देखेंगे चैप्टर 6 से डिडक्शन, जो मेजर डिडक्शन का सेक्शन है फॉर टैक्स पेयर, और इट इज अ वेरी फेमस या प्रोपोजिशन फॉर सेविंग द टैक्स। या या तो वो आपका बेनिफिट हटा लिया गया है। लाइक आप एटीसी, जो आप एलआईसी करते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं टैक्स सेविंग के लिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। एटीडी, जो मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं आपकी और आपके पेरेंट्स की, तो उस पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एजुकेशन लोन एटी, उसका कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो चैप्टर 6 में जो भी डिडक्शन है, लाइक एटीजी हो गई है, तो वो आपको नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट सेक्शन 80CC D2 एंड सेक्शन 80JJA, JJAA, जो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है फॉर एनपीएस, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी कोई भी चैप्टर 6 से का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो अब देखिए ना, इंश्योरेंस वगैरह को इतना डिसइंसेंटिवाइज कर दिया है कि अब एक 7 लाख रुपए तक की सैलरी वाले एम्प्लॉय को इंश्योरेंस कराने की भी जरूरत नहीं है। अगर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उसके ऑफिस से इंश्योरेंस नहीं मिला है, फैमिली इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, करेक्ट, करेक्ट। सो वो तो सो ये काफी उसको उसको डिस्करेज कर डिस्करेजिंग है। दिया। उसको कोई टैक्स सेविंग ही नहीं है। वो करेक्ट, तो तो न्यू रिस्क टैक्स रिजिम वो में तो कोई टैक्स रिस्क नहीं है। बेसिकली हमको खुद को डी रिस्क करना होता है। वो तो रिस्क खोल के बैठ जाएंगे कि कौन टैक्स का नहीं, बेनिफिट नहीं है, उसमें कौन खर्चा करेगा। उसमें अंकुश, यहाँ जो गवर्नमेंट का मोटो है वो है कि टैक्स पेयर ज्यादा से ज्यादा खर्चा करे, उनके हाथ में ज्यादा से ज्यादा कैश है। बट लेकिन जो ये टैक्स रिजिम लेके आए हैं, उससे ये पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप टैक्स ज्यादा चार्ज करोगे, तो टैक्स पेयर कहाँ खर्चा करेगा, खर्चा कर नहीं पाएगा। अब गवर्नमेंट को पता है कि आदमी को इंश्योरेंस तो लेनी पड़ेगी, तो इंश्योरेंस तो लेगा, तो दे आर टेकन एज ए ग्रांटेड टू द बट मिडिल क्लास, कि भाई वो बट उनको तो लेना ही है इंश्योरेंस।
तो गौरव, मोटा मोटी अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना डिडक्शन ये सबका क्वांटिफाई करना हो, ये सब जो आपने बेनिफिट सरेंडर हाँ जो वो हो मैं रहे हैं। बताता हूँ आपको। हाँ जी। यस यस, वो तो और भी जैसे डिडक्शंस है लाइक सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट, सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट उस पर कोई डिडक्शन नहीं है, वो टाली गई है। प्रोफेशनल टैक्स पे कुछ नहीं मिलेगा आपको बेनिफिट, एंटरटेनमेंट अलाउंस का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसी तरह से एलटीए पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट हटा लिया गया है। हेल्पर अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अदर स्पेशल अलाउंस ऑफ सेक्शन 1014। तो ये सेक्शन 1014 में जो डे टू डे आपको अपना एक्टिविटी करने के लिए ऑफिस की जो आपको बेनिफिट मिलते हैं वो सारे भी हटा लिए गए हैं। दूसरा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, तो अगर आप हाउसिंग लोन लेते हो तो उस पे जो इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें एक पॉइंट है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो उसमें जो भी इंटरेस्ट का कॉस्ट है उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा नए रिजिम में। ओके। और बाकी सभी तरह के परक्विजिट और अलाउंसेस जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉयज को फॉर टैक्स सेविंग, वो सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे आपको न्यू टैक्स रिजिम में। ओके। तो हम थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे अभी इस चीज को। तो अगर मैं मॉनेटरी टर्म में बोलूं कि कितने बेनिफिट आपको सरेंडर करना है, तो मैंने एक एवरेज लिया है, मतलब इट कैन बी मोर देन दिस, बट मैंने एक एवरेज सैलरी क्लास को कंसिडर करते हुए कि मैं मतलब एवरेज जो लोग क्लेम करते हैं बेनिफिट उसके हिसाब से क्वांटिफाई किया है। आपका थोड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। लाइक एटीसी में मैक्सिमम 1.5 लाख, एटीडी में आप 50,000 क्लेम कर सकते हैं, पेरेंट्स का 25,000, आपका 25,000। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है, सीनियर सिटीजन होंगे थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो मैंने एवरेज रखा है कि सीनियर सिटीजन, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन यंग है तो मे बी सीनियर सिटीजन में कम कवर होंगे। उसी तरह से चैप्टर 6 एक डिडक्शन 80E, 80DDB, 80D, 80G। तो ये जो बेनिफिट्स है ये भी चले जाएंगे, इसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एनपीएस का कंट्रीब्यूशन जो 50,000 एडिशनल बेनिफिट मिलता था अभी, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। एचआरए आप लगभग एवरेज 2 लाख 20,000 रुपए आप भरते हैं अगर रेंट, एवरेज रेंट इतना ही भरते हैं लोग, तो 2,40,000 का ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये ज्यादा भी हो सकता है। एलटीए 30,000 तक मैंने रखा है एवरेज, वो आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन रेसिडेंशियल हाउस तो मैक्सिमम 2 लाख क्लेम कर सकते हैं, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। और ऑल अदर परक्विजिट इफ आई सम अप इट टू 50,000। तो इस तरह से मैंने एक इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल लिया है, इलिस्ट्रेटिव वैल्यू ली है। तो टोटल अमाउंट 9,70,000 का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो ओल्ड रिजिम में, जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको फोरगो करना पड़ेगा। ओके, आई एम मोर इंटरेस्टेड, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट सिनेरियोज। 10 लाख रुपए की अगर इनकम श्योर, है तो नए और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या निकल के आता है? हम अभी देखते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ सिनेरियो वाइज। तो अभी हम सिनेरियो लेते हैं कि अगर आपका जो क्वेरी था कि 10 लाख तक की अगर किसी की इनकम है तो उसको कौन सा टैक्स रिजिम यूज करना चाहिए। जी। तो पहले देखते हैं टैक्स लायबिलिटी क्या आती है। तो अगर आपका इनकम 10 लाख तक है तो आपको केवल ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा न्यू रिजिम में, और आपका टैक्सेबल इनकम आएगा 9.5 लाख, और उस पर टैक्स लायबिलिटी बनती है 54,600, ओके। जो हमारा टैक्स स्लैब है, नया टैक्स स्लैब उसके हिसाब से। वही अगर आप ओल्ड रिजिम में जाएंगे तो आपकी इनकम अगर 10 लाख है और अगर आप सारे सेविंग्स करते हैं तो आप मैक्सिमम आपकी कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। 2,80,000 की आपकी इनकम होती है तो 2.5 लाख तक तो जीरो है, और 30,000 में आपको रिबेट आ जाएगी। तो अल्टीमेटली आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। सो गौरव, ओल्ड टैक्स रिजीम में रिबेट 5 लाख रुपए तक है। हाँ ओल्ड टैक्स में 5 लाख तक रिबेट है। तो यहाँ पर अभी हमने 7.2 लाख की डिडक्शंस ली है। अगर 5 लाख की डिडक्शंस भी लेके चलते हैं तो भी जीरो टैक्स हो जाएगा। इसका मतलब 2,80,000 रुपए की डिडक्शन लेने की जरूरत भी नहीं है, दो लाख तो बीस भी जीरो हजार टैक्स। तो भी जीरो टैक्स हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक। मैक्सिमम लिए तो आपकी जरूरत नहीं है। जबकि नई टैक्स अगर स्कीम में हम तो जबकि नई टैक्स स्कीम में तो 10 लाख रुपए पे 54,600 रुपया भरना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है। यस यस, कोई ऑप्शन नहीं है, यस। ठीक है। और एक और बात बताना चाहूंगा मैं इधर, न्यू टैक्स तभी आपको बेनिफिट होती है जब आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करें। अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में आप कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करते हो तो आपको 1,06,600 रुपए आपको भरने पड़ेंगे एज ए टैक्स, एज कम्पेयर टू न्यू टैक्स रेजिम 54,600। मतलब अगर आप कोई डिडक्शन, कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ भी नहीं करते तो आपको फिर न्यू टैक्स रेजिम में आपको बेनिफिशियल होगा। ठीक है। हाँ सिनेरियो यस। 2 में मुझे 15 लाख की इनकम पे दिखाइए ना। इसी तरह से 15 लाख की अगर इनकम लेते हैं तो न्यू टैक्स रिजिम आती है 1,45,600 टैक्स लाइबिलिटी, और ओल्ड रिजिम आएगी 71,240। तो सेम डिडक्शन लिया 7,20,000 की मैंने,
तो अगर आप 7,20,000 भी क्लेम करते हो, आप और ज्यादा भी क्लेम कर सकते हो, बट एटलीस्ट इतना तो क्लेम हो जाता है, तो उसके हिसाब से 71 to 40 आती है। ओके। और इसी तरह से सेम वे। इसके साथ में अगर आप कार लीज पॉलिसी है आपकी कंपनी की सैलरी में, तो दोनों केसेस में टोटल इनकम घट जाएगा, बट आपकी करेक्ट आपकी टैक्स लायबिलिटी सेकंड केस में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। हो सकता है कि आप फिर से जीरो इनकम पे भी पहुंच जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम 780 है। करेक्ट और अगर आपने 2.5 लाख रुपए की करेक्ट। ईएमआई भर दी कार लीज और की, इन्वेस्टमेंट जीरो में पहुंच सकते हैं, यस हाँ, यस, तो आप जीरो पे भी जा सकते हैं एब्सोल्युटली 15 लाख की इनकम में, जबकि नई स्कीम में वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। करेक्ट करेक्ट है। सो इसी तरह से अगर इसमें आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तब आपको न्यू टैक्स रेजिम में फायदा होगा। तो न्यू टैक्स रेजिम आता है 1,45,600, उसी तरह से ओल्ड में आएगा 2,57,400। बट 15 लाख की तो ये ऐसा 15 मैंने, लाख की मतलब आई हैव बीन इन इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग पीरियड, आई हैव नेवर सीन अ सिंगल पर्सन जो इन्वेस्टमेंट्स और डिडक्शंस ना करवाता हो। एचआरए ही इतना हो जाता है जॉब मार्केट में, तो है ना। करेक्ट 15 लाख की सैलरी में एचआरए 2.5 लाख रुपए कम ही है, मतलब आप ये लेके चलिए 3-3.5 लाख रुपए बड़े आराम से हो जाता है। तो यहाँ यस पर यस यस, बहुत हो सकता आराम से जीरो टैक्स पे पहुंचा जा सकता है, जबकि न्यू टैक्स रेजीम में पहुंचना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। है। न्यू टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा कंपल्सरी। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर एज ऑन डेट अगर आप वो चेक कर रहे हो कि आपकी कितनी इनकम है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो मेरा मेरा गुजारिश है कि कम से कम आप फ्यूचर को देखिए करें, क्योंकि आज आपकी सैलरी सपोज 10 लाख से कम है या 7 लाख से कम है, लेकिन फ्यूचर में आपकी बढ़ेगी, तो फ्यूचर में आप ये सब बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाओगे। तो न्यू टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करने से पहले मतलब 10 बार सोच के आपको सेलेक्ट करना है, तो काफी ध्यान से सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि बस 7 लाख की तक बेनिफिट मिल रहा है मेरे को, तो मैं डायरेक्टली उसको ऑप्ट कर लूँ, तो वो आपको आगे जाके बहुत नुकसानदायक हो सकता है। मैं तो इनफैक्ट गौरव ये रिकमेंड करूंगा कि किसी को न्यू टैक्स रेजीम अडॉप्ट करनी ही नहीं चाहिए। ये करेक्ट करेक्ट। अब अगर किसी को हमारी पिछले इन्वेस्टमेंट करना ही पंद्रह नहीं मिनट है की तो वो कर पिछले सकता हमारी इस डिस्कशन से मुझे बहुत क्लैरिटी आ गई गौरव, दैट वन किसी को न्यू टैक्स रेजीम नहीं करनी चाहिए जो भी मिडिल क्लास से आते हैं, बिकॉज हमको सेविंग्स पे फोकस करना चाहिए। और टैक्स भी है। लायबिलिटी भी करेक्ट जीरो हो करेक्ट जाती है इस केस में, हमने देखा है 15 लाख तक जीरो हो जाती है। तो डिडक्शंस के थ्रू अपनी करेक्ट। टैक्स लायबिलिटी को जीरो कीजिए, बजाय कि न्यू स्कीम में जाके अपने पैसे को खर्च करने के लिए अपने हमारा पॉकेट ही में रखें। यस Thank you, Gaurav. I यस। think it was, I think, do you have anything else to share or should we wrap up? नो अंकुश, नो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू Can you take to एवरीवन, the थैंक last यू अंकुश slide? फॉर मोर। So, thank you, Gaurav. काफ़ी इंसाइट मिली आज की डिस्कशन में, काफ़ी क्लैरिटी आई, काफ़ी कंफ्यूजन्स थी, अभी क्रिस्टल क्लियर हो गया। और हमने बहुत अच्छा, आई एम सेटिस्फाइड कि हमने बहुत अच्छा कंक्लूड किया। Great discussion. We थैंक यू अंकुश। So this is the profile of our firm. We are representing Delhi Consulting Company. थैंक यू Thank you, अंकुश। Gaurav. Yeah. Bye. Thank you very much. Bye. बाय।